हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूँ सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज पास्ट एमटीपीस जो 5 मॉक टेस्ट पेपर हुए हैं, जहां पे जब से न्यू सिलेबस आया जून 2024 के, उस साल के 3 मॉक टेस्ट पेपर, सितंबर के 2 मॉक टेस्ट पेपर और जून का मेन पेपर हम कवर कर रहे हैं। और बहुत सारा एडवांटेज बच्चों को हो रहा है। बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, आपकी इन वीडियोस को देख के हमारा लॉ पढ़ने का अप्रोच बदल गया, क्योंकि पढ़ना अलग है और एनालिटिकल एक एक पेपर पैटर्न को देख के पढ़ना समझना अलग बात है। तो उम्मीद है आपको भी वो फायदा हो रहा होगा। पूरे इंडिया में बहुत बच्चे इस सीरीज को प्यार दिखा रहे हैं। तो इसी में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके आ रहे हैं। बेटा, अब तक हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं 7 में से, जिसमें कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स के सारे क्वेश्चन और एक कंपाइलर बनाया हुआ है, जहां पे आपको अलग अलग एमटीपी नहीं देखना है। एक चैप्टर में जितने भी मॉक टेस्ट पेपर है उनके क्वेश्चन और आईसीआई के सजेस्टेड आंसर उसी क्वेश्चंस के नीचे आपको बना के दिए, और ये पीडीएफ आपको अपने एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो अगर आप कहीं से भी हो, एंड्रॉइड यूजर हो, तो आप अमोल कासा एकेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। और अगर आपके पास आईफोन है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोसीजर दी हुई है कि आपको कैसे हमारे ऐप तक पहुंचते आएगा। दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। लेकिन कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, देन आफ्टर हम देखेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एलएलपी, ये कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में आता है, ये तक हमने लॉ में कोई भी फेल नहीं हो सकता इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है तो ऐप में आपको प्रॉपर स्पेशल वीडियो में मिल जाएगा, देखिएगा जरूर करके। चलो, अब मैं बात करता हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। 200 से ज्यादा पेजेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। अब बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि सर, ये चैप्टर पढ़ना तो ठीक है, लेकिन याद कैसे रखे और कैसे पढ़ना है। दोस्तों देखो, आपने पढ़ा, अपना आपका काम कर रहे हो। अब मैं आपको ना पहला क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, जो मॉक टेस्ट 1 में आ गया था 7 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 1 में तो कंपलसरी आपको कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन मिलेगा और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। आप देखिए और आपको ये समझेगा कि अरे यार, इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। और इंस्टीट्यूट का अप्रोच क्या है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में आया था। सवाल ध्यान से पढ़िएगा, केस स्टडी क्वेश्चन है, और आप अपना आंसर मेरे आंसर डिस्कस करने से पहले यस और नो में दे दीजिएगा करके, और फिर देखिए इंस्टीट्यूट का क्या आंसर है, ताकि आपको ही पता चले आपकी पढ़ाई कहां तक हुई है। कशिश was running business of artificial jewelry since long. He sold his business to Naman and promised, Kashish Naman को promise करता है, not to carry on business of artificial jewelry and real diamond jewelry in that area for next 1 year। और यही लाइन ना बहुत बच्चों के कंफ्यूजन के कारण भी बनी थी। वापस एक बार बता दो बेटा, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। केस स्टडी में आपको यही करना है कि क्वेश्चन को अलर्ट रह के पढ़ना है करके। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना कि कशिश, ये जो पर्सन है, वो ओल्ड, मतलब बहुत पुराने टाइम से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कर रहा था। वो बिजनेस कशिश ने नमन को बेचा और प्रॉमिस किया कि वो उस एरिया में आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड रियल डायमंड ज्वेलरी का कोई भी बिजनेस नेक्स्ट 1 ईयर तक नहीं करेगा। और होता क्या है दोस्तों, आफ्टर 2 मंथ्स कशिश ओपन शोरूम फॉर रियल डायमंड ज्वेलरी, और नमन केस फाइल कर देता अगेंस्ट कशिश फॉर क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द एग्रीमेंट। अब आपको इंस्टीट्यूट पूछ रही है कि बताइए वेदर कशिश इज लाइबल टू क्लोज हिज बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो भाई और बहनों, 7 मार्क्स का सवाल, बहुत सिंपल सवाल था। आप मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, कमेंट करो। नहीं तो खुद बताओ, अपने मन में तो आंसर दो, यस और नो। क्या कशिश को बिजनेस बंद करना पड़ेगा? कशिश खुद कह रहा है कि भाई, मैं तेरे को नमन ये बेचता हूं, और कशिश प्रॉमिस कर रहा है नमन को कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी उस एरिया में 1 साल तक नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा। और 2 महीने में ही भाई साहब ने रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस ओपन कर दिया और नमन ने उस पर सूट फाइल कर दिया। अब सवाल है कि बताओ, क्या कशिश लायबल है बिजनेस क्लोज करने के लिए, यस और नो? दोस्तों बताइए, और इस तरीके से पढ़िए जो मैं आपको बता रहा हूं। आंसर इज नो। अब बोलोगे कैसे नो सर? सुनो, वही तो मजा है 7 मार्क्स का सवाल। ये रहा आपके सामने। पहले प्रोविजन हम देखेंगे। अगर आपको नहीं याद आ रहा है पढ़ा हुआ, तो अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा करके। ठीक है, चलो पे अटेंशन बेटा। क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन याद नहीं आया तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड or business or any kind is that extent is void, is to that extent is void। मतलब सर, अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो जहां पे किसी भी व्यक्ति को आप प्रोफेशन में
इन्वॉल्व होने से मना करते हो, आप ट्रेड या बिजनेस करने से मना करते हो, तो किसी को बिजनेस करने से रोकने वाली एग्रीमेंट करना ये तो वॉइड है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। बट दिस रूल इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? नेमली वेयर पर्सन सेल गुडविल ऑफ बिजनेस एंड एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफिक लोकल लिमिट। ये प्रोविजन का ना ये लाइन में देखो हाईलाइट कर रहा हूं बेटा। क्या है? सिमिलर बिजनेस। आप समझिए इधर ही पूरा गेम था। एक्सेप्शन क्या कहता है? देखो वैसे तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिजनेस करने से नहीं रोक सकता। अच्छा, वो रोक सकता है। कब रोक सकता है? इसके लिए एक्सेप्शन है कि अगर आपने अपने बिजनेस का गुडविल सेल किया है और आप कह रहे हो कि मैं उस एरिया में सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस विद इन स्पेसिफिक लोकल लिमिट so long as the buyer or his successor in the interest carrying like a business therein, जो उनके बीच में डिस्कशन होगा, जो भी उनका बाउंड्री डिसाइड होगा, वॉट एवर, वो सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करेगा तो वैसे चलेगा करके सच एग्रीमेंट इज वैलिड। ठीक है भाई, अब आप समझो, दो पॉइंट समझे। जनरल सेक्शन 27 क्या कहता है कि आप लोग किसी को प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, आप रोक सकते हो अगर आपने खुद किसी को अपने बिजनेस का गुडविल बेचा हुआ है और आप कहते हो कि भाई अब मैंने तेरे को फ्रेंचाइजी वगैरह बेचा तो मैं अब सिमिलर, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सिमिलर बिजनेस मैं उस एरिया में नहीं करूं, ऐसा करना वैलिड है, ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है। द लोकल लिमिट विद इन विच सेलर ऑफ गुडविल एग्री नॉट टू कैरी सिमिलर बिजनेस मस्ट बी रीजनेबल। और वो लोकल लिमिट रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया में पूरे देश में बिजनेस मत करो, है ना। तो ये तो प्रोविजन का पार्ट हो गया, ये आपको लॉ में आपने पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा। नहीं याद आया तो अब समझो, ये सेक्शन 27 का प्रोविजन, अगर आप पहली बार भी देख रहे हो, प्रोविजन समझा। अलाउड नहीं है सेक्शन 27 के तहत कि आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन एक्सेप्शन दिया है तो सिमिलर बिजनेस में अगर आपने खुद गुडविल बेचा है तो उस स्पेसिफिक एरिया में आप सामने वाले व्यक्ति को बिजनेस करने से रोक सकते हो, ये चलेगा करके। ठीक है, लेकिन वो रीजनेबल लिमिट होना चाहिए वो, ठीक है, मस्ट बी रीजनेबल, वो लिमिट शुड बी रीजनेबल। अब ये हो गया प्रोविजन। अब हम देखेंगे फैक्ट ऑफ द केस, और फैक्ट ऑफ द केस ज्यादा वक्त नहीं जाएगा। इन द इंस्टेंट केस मैंने आपको कहा है कि अब ये लैंग्वेज यूज करना शुरू करो, अब वो केस की जगह इंस्टेंट केस। कशिश ने बिजनेस सोल्ड किया आर्टिफिशियल ज्वेलरी का नमन को एंड प्रॉमिस किया कि वो बिजनेस कैरी नहीं करेगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड रियल डायमंड का। ठीक है सर, इन दैट एरिया फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। वही उठा के लिखना है फैक्ट ऑफ द केस में। जस्ट आफ्टर 2 मंथ कशिश ने ओपन किया शोरूम रियल डायमंड ज्वेलरी। नमन ने केस कर दिया, स्यू कर दिया कशिश पे फॉर क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड बिजनेस एट एज इट वाज अगेंस्ट द एग्रीमेंट। ठीक है भाई, तो फैक्ट ऑफ द केस में वही चीज उठानी है और वैसे के वैसे लिखनी है, या ICAI का सजेस्टेड आंसर है। ओके, लेकिन हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन टू सेक्शन 27 जो हमने ऊपर देखा कि सेक्शन एक्सेप्शन टू सेक्शन 27 एप्लीकेबल टू सिमिलर बिजनेस ओनली, ये IMP करो, वेरी वेरी IMP। एक्सेप्शन किसको एप्लीकेबल है? सिमिलर बिजनेस। सिमिलर मतलब क्या? कौन सा बिजनेस सेल किया था? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। क्या रियल डायमंड का बिजनेस सेल किया था क्या? आंसर इज नो। तो भाई रियल डायमंड का बिजनेस सेल नहीं किया था, भले मैं बोलते हो कुछ भी बोलू, मैंने क्या कहा? मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी और रियल डायमंड का बिजनेस नहीं करूंगा, ओके, लेकिन बेचा कौन सा बिजनेस है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो सिमिलर बिजनेस में क्या आएगा? आर्टिफिशियल ज्वेलरी आएगा, रियल डायमंड सिमिलर बिजनेस में आएगा नहीं, समझिए। एंड agreement between Naman and Kashish will not be applicable on the business of real diamond jewelry. Hence, Kashish can continue his business of real diamond jewelry। 7 में से 7 मार्क्स आपकी जेब में होते, और जो बच्चा ये समझ के जाता ये एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है तो नहीं करना चाहिए, कशिश ने वापस बिजनेस लेना चाहिए ना बाबा, है ना। एक्सेप्शन को आप याद रखते बेटा, लेकिन एक्सेप्शन में भी क्या चीज थी? इंपॉर्टेंट लाइन था सिमिलर बिजनेस। और यहाँ पे सिमिलर बिजनेस तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, रियल डायमंड ज्वेलरी नहीं है, तो भले बोलते वक्त कुछ भी बोलने दो, लेकिन ये भाई साहब अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या आपको समझा कैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना रही? एक 10 अटेम्प्ट फेल होने से बेटर है बेटा 10 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करो, है ना। अनुभव आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है। 7 मार्क्स का सवाल आपका डन हुआ यहाँ पे। क्या आप लोगों को समझा है? यस और नो? यस सर करके। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन 3C में पूछा गया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट का डेट आने से पहले ही सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से मना कर रही है, दोनों में से जो भी पार्टी करके। आपको सवाल पूछा गया है, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। जो आपका डेट फिक्स हुआ था उस डेट से पहले ही सामने वाले ने वो कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया। डिस्कस स्टेटिंग
ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था कि बताइए कि क्या क्या इफेक्ट्स हो गए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। चलो पढ़ना शुरू करें दोस्तों, यस और नो, यस सर करके। देखो, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। मैं अगर कहता हूं कि मैं 10 जनवरी को आपको XYZ काम करके दूंगा, लेकिन मैं 1 जनवरी को ऐसा कुछ काम करता हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मोबाइल मैं आपको 10 जनवरी को बेचूंगा, लेकिन 1 जनवरी को मैंने ये फोन किसी थर्ड पार्टी को सेल किया, आपके मतलब आपके नॉलेज में था, आपको पता, आपके दोस्त को बेचा। मतलब आपके दोस्त ने कहा, अरे अमूल ने तो फ़ोन मुझे बेच दिया। तो कहोगे साला तो मेरे को यही फ़ोन देने वाला था 10 तारीख को। आपको समझ गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस के डेट से पहले ही मैंने वो चीज़ ऐसे की है कि आपको अब वो मिलने नहीं वाली। तो ये क्या हो गया बेटा, परफॉर्मेंस से पहले ही मैंने ऐसा कुछ काम किया कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। ब्रीच मतलब तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? लाइन समझ रहा है? When the promiser refused altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived, it is called anticipatory breach. अब anticipatory breach क्या है सर? वही चीज बार बार दोहरा रहा है कि जब प्रॉमिसरी ड्यू डेट से पहले मैं आपको कह रहा हूं 1 तारीख को कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये फोन आपको नहीं बेच पाऊंगा, ड्यू डेट से पहले ही मैंने आपको बताया, तो इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंटीसिपेटरी ब्रीच। द लॉ इन दिस रिगार्ड वेरी वेल सम अप, आपको केस स्टडी इस केस स्टडी में दिया ही हुआ है करके। अब देखते हैं मेन मुद्दे पे। सेक्शन 39 ये रोल में आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड एज फॉलो। When a party to a contract has refused to perform or disable himself for performing his promise in its entirety, मतलब वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने में अक्षम है, असक्षम है, वो नहीं करेगा। ठीक है? The promisee may put end to the contract unless he has signified but the word of or conduct his consequences in its continuance। मतलब सर ये समझाओ ना जरा। तो ये बताता हूं बेटा कि इस प्रॉमिसी, देखो दो प्रॉमिसी का ऑप्शन रहेगा। पहले ये वाले ऑप्शन में यहाँ पे बताता हूँ, इतना लैंग्वेज याद नहीं रहा, डोंट वरी, टेंशन मत लो यार, किसी इंडिया में कोई सारे बच्चों को रटना नहीं होता। आप सीधी सीधी बात याद रखिए। एक तो आप यहाँ पे ये चीज लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच। प्रॉमिसी के पास ऑप्शन है क्या बेटा? इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस, फर्दर ही गेट ऑप्शन। पहले तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी को अपना अपना काम करना होता है। जो प्रॉमिसर है, जिसने प्रॉमिस किया था, उसको अपना पार्ट निभाना है और सामने वाले को अपना पार्ट निभाना है। मतलब मैंने मोबाइल सेल किया तो आपको पैसा देना है। अगर मैंने ही मना कर दिया, खत्म बात, तो प्रॉमिसी को अपना काम परफॉर्म करने से एक्सक्यूज मिल जाएगा। द प्रॉमिस इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। तो प्रॉमिसी की तो गलती है ही नहीं, प्रॉमिसर ने मना किया हुआ है, प्रॉमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हुआ है। लेकिन अब प्रॉमिसी के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला, आइदर टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइन, मतलब क्या बेटा? कैंसल। वो ट्रीट करे कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गया, सामने वाले ने ब्रीच किया, एंड स्यू अदर पार्टी फॉर डैमेज फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब 10 तारीख को मैं आपको फोन देने वाला था, 1 तारीख को ही मैंने ऐसे कुछ एक्ट किया या आपको बताया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बेचूंगा, आपको समझ गया। तो आपने 10 तारीख का वेट नहीं करना है, आप 1 तारीख को ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दोगे, रिस्काइंड मतलब कैंसिल, और आप सामने वाले पार्टी को डैमेज के लिए केस कर दोगे विदाउट वेटिंग द पीरियड ऑफ या टाइम ऑफ 10 एक्चुअल डेट का वेट मत करना। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? ही मे इलेक्ट नॉट टू कैंसिल, रिस्काइंड मतलब कैंसिल, बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल ऑपरेटिव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समरी बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन ये है उसके पास कि वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे, वो वेट करे, बोले 10 तारीख तक देखता हूं, तूने मेरे को तो पता चल गया कि अमूल कासर मेरे को नहीं देने वाला, लेकिन आने तो दो 10 तारीख, दिखाता हूं इसको। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि भले आपको पता चल गया, और एंटीसिपेटरी बोलते ही किसको है? जो ड्यू डेट से पहले ब्रीच हो जाता है। आपको पता चल गया है कि नहीं होने वाला, लेकिन आप वेट कर रहे हो, आपने कैंसिल नहीं किया। ही मे इलेक्ट नॉट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल एंड स्टिल ऑपरेटिव, एंड wait for the time of performance and then hold the operator party responsible for the consequences of non performance। तो ये क्या कहा है कि 10 तारीख तक वेट करूंगा और फिर मैं उसको कॉन्सिक्वेंसेस लगाऊंगा। बट इसमें क्या था, आपको याद आ रहा है बेटा जब आपने पढ़ा था? बट इन दिस केस he will keep the contract alive for the benefit of other party as well as his own, and the guilty party, if he so decided to reconsideration, may still perform his part of contract and can also take advantage of any supervening impossibility। ये supervening impossibility की बात मैं बता रहा हूं
विच में हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको समझाता हूं, जरा समझना इसमें क्या होता है सर। देखो, एंटीसिपेटरी ब्रीच समझा, अगर तुम्हारा वो यूनिट रह गया होगा, कंसेप्ट रह गया होगा या रिवीजन करना है तो समझो। एंटीसिपेटरी ब्रीच में एक पार्टी पहले ही डेट से पहले ये दिखा देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने वाला। ब्रीच एंटीसिपेटरी। प्रोमिसी तो अपने बंधन से मुक्त है, लेकिन प्रोमिसी के पास दो ऑप्शन है। एक तो पहला ऑप्शन एकदम सिंपल कि वो वेट ही ना करे उस एक्चुअल डेट का, जिस दिन उसे समझा उस दिन केस करे, डैमेजेस का भरपाई करवा ले, खत्म बात, सिंपल। दूसरा, ये वो तुरंत कैंसिल नहीं करेगा, वो वेट करेगा एक्चुअल डेट का, और एक्चुअल डेट को परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो फिर वो सारे जो काम थे वही था, मतलब लाइबिलिटी तो वही आएगी। बट इसमें उसको धोखा है। प्रोमिसी को क्या धोखा है, अगर सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी आ गई, कोविड जैसा टाइम आया, बाढ़ आई, और ऐसा जो उसके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में सिर्फ, तो उस केस में क्या होता है, दोनों पार्टी अपने लाइबिलिटी से मुक्त हो जाती है। सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी हो तो सामने वाला पार्टी क्या कहेगा, अरे मैं तो ड्यू डेट पे करने वाला था काम कंप्लीट, लेकिन ये आ गया सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी, वॉर वॉर हो गया, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, अब मैं नहीं कर सकता। तो देखो, इसमें उस पार्टी का, प्रोमिसी का नुकसान भी हो सकता है अगर सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी आए तो। 1 तारीख को ही पता था कि ये नहीं देने वाला, एंटीसिपेटरी ब्रीच है, तो 1 तारीख को ही ले लेता। अगर वो नहीं लेगा तो फिर एंड तक ये चीज भुगतनी पड़ेगी। ऐसे करके ये सेक्शन था बेटा, मॉड्यूल का ही लैंग्वेज है। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन 7 और 6, ऐसे आप लोगों का 13 मार्क्स के क्वेश्चन डन हो चुके हैं भाई और बहनों। अब 4 मार्क का एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4A में। ठीक है, 4 मार्क्स का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, चलो फटाफट से रीड कीजिए। इस कर लिया बेटा रीड सबने? चलो क्या कहा है देखो। नितेश गुप्ता कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस, एक बंदा अपना घर बना रहा है। फॉर दिस पर्पज ही इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिसेस बाबा ब्रिक हाउस टू सप्लाई 10,000 ब्रिक्स ऑन 12 अगस्त 2023। आराम से समझिए, जितना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे उतना तुम्हें फायदा होगा। अब देखो बेटा, ये जो नितेश गुप्ता घर बना रहे थे, वो बाबा ब्रिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, और कहा कि मुझे 10,000 ईंटें दीजिए, ब्रिक्स ईंटें दीजिए 12 अगस्त को। याद रखिए, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, 12 अगस्त को करके। मेसर्स बाबा ब्रिक्स हाउस हैज 2 लॉरीज ऑफ 5,000 ब्रिक कैपेसिटी, और उनके पास 2 गाड़ियां होगी, एक गाड़ी में 5,000 ईंटें जाती है। ऐसे उन्होंने कहा कि ठीक है यार, 12 तारीख को 2 गाड़ियां भिजवा देंगे, 5,000 के 2 गाड़ियां, मतलब 10,000 ईंटें आ जाएगी आपके पास। On 12th August, one of the lorry was not in working condition of Mrs. Baba Brick House, supplied only 5,000 brick and promised Nitesh Gupta to supply rest 5,000 brick on next day। और यहाँ पे समझिए केस क्या बन रहा है। 12 तारीख को प्रॉमिस किया था कि 10,000 ईंटें चाहिए, सामने वाले बोला था भेज दूंगा, लेकिन उसके लॉरी का कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आता है, वर्किंग कंडीशन में नहीं होती है, तो 5,000 ईंटें पहुंचा दी जाती है। 5,000 ईंटों को कहा जाता है कि नेक्स्ट दिन दे दूंगा। समझ रहे हैं आपको केस? यस और नो? अब नितेश गुप्ता वांट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। इंस्टीट्यूट तुमको सवाल पूछ रही है, नितेश गुप्ता को नहीं चाहिए, उसी दिन 10,000 ईंटें चाहिए थी, तूने नहीं दिया, विषय खत्म, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। एस बाबा ब्रिक हाउस डिड नॉट सप्लाई द ब्रिक एज पर कॉन्ट्रैक्ट, बाबा ब्रिक हाउस गेव द प्ली नॉट फॉल्ट एज हैज बीन मेड फ्रॉम इट्स पार्ट, हिंस कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी कैंसल। बाबा ब्रिक बोल रहा है, भाई मेरी तो कोई गलती नहीं थी, गाड़ी खराब होना मेरे हाथ में नहीं है, अब गाड़ी खराब हो गई तो मैं क्या करूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए, हो नहीं सकता, ऐसे बाबा का कहना है। इन दिस सिचुएशन वेदर नितेश गुप्ता कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बताइए भाई, और आप 4 मार्क ले लीजिए, खत्म कीजिए। चलो क्या लगता है आपको, क्या नितेश गुप्ता भाई सही है या बाबा ब्रिक भाई सही है? बोलो बोलो, अपना ओपिनियन दो, मन में बोलो, भले किधर लिखो मत, अपने मन में डिसाइड करो एक आंसर। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे नितेश गुप्ता भाई जीत जाएंगे, है ना, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। कैसे सर? चलो आते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये पॉइंट है, मींस फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेटा जितने मैं एमटीपी ले रहा हूं उस वो सेक्शन साइड में लिख के रखो, इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ जाए, तो उतने सेक्शन तो भी याद रहे, नहीं याद रहा तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिंदाबाद। ठीक है चलो। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म or offer to perform their respective promise unless such a performance is dispensed with or excused under the provision of contract act or any other law। अभी और ये लैंग्वेज नहीं आया तो छोड़ो यार, मतलब जो बोला है वो 100% कंप्लीट करो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, है ना। जब तक आपको लॉ एक्सक्यूज नहीं देता, कुछ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, तब तक छोड़ो, आपने जो बोला है वो आपको करना पड़ेगा। फर्दर द परफॉर्मेंस शुड बी होल ऑब्लिगेशन, पार्ट डिलीवरी कैन नॉट बी कंसिडर अ वैलिड परफॉर्मेंस। तो ये हो गया प्रोविजन, सेक्शन 37 का प्रोविजन। जब भी केस स्टडी आएगा पहले प्रोविजन लिखिए।
कि भाई ये तो प्रोविजन है कि आपने पूरा का पूरा होल ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना है, पार्ट डिलीवरी वाला विषय चलेगा नहीं। इंस्टेंट केस, अभी फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे बेटा, प्रोविजन हो गया फैक्ट। ओके, नितेश गुप्ता कॉन्ट्रैक्टेड, अभी वही चीज लिखना है बाबा ब्रिक के साथ, क्यों 10,000 ब्रिक्स ईटे भेजे 12 अगस्त 2023 को। बाबा ब्रिक हाउस हैड ओनली 2 लॉरीज 5,000 ब्रिक कैपेसिटी ऑन अग्रीड डेट। एक लॉरी काम नहीं कर रहा था, वर्किंग कंडीशन में नहीं था, तो 5,000 ब्रिक्स सप्लाइड किए 12 अगस्त को, और उन्होंने कहा कि 5,000 में नेक्स्ट डे भेजता हूं। ठीक है भाई, फैक्ट ऑफ द केस इतना तो लिखता है कि नहीं, फैक्ट ऑफ द केस बोलो यस और नो बेटा, यस सर, तो मैंने यहां पे ये फैक्ट लिख दिया। ठीक है, भावनाओं को समझिए। ठीक है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव प्रोविजन ऑफ फैक्ट, प्लीज मिस्टर बाबा ब्रिक्स हाउस कैन नॉट बी कंसिडर, परफॉर्मेंस शुड बी होल ऑब्लिगेशन, हिंस part performance by Mrs. Baba Brick House cannot be taken valid performance and Nitesh Gupta is in right to avoid क्या बेटा contract। that's all, 4 में से 4 मार्क्स मिल गए, लेकिन आपको बस परफॉर्मेंस वाला पॉइंट याद चाहिए था। हो गया रिवीजन, समझ गया बेटा, यस और नो, तो कंप्लीट कर दिया 4 मार्क्स भी यहाँ पे। ओके, तो पहला 7 मार्क्स, फिर 6 मार्क्स, 13 और 4 मार्क्स, 17 मार्क्स के क्वेश्चन डन। भाई और बहनों, अब आपके सामने एक छोटा सा सवाल आ रहा है 3 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन है अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 2 में पूछा गया था, 4 और 3 क्वेश्चन 4 में 7 मार्क्स का तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। राहुल ट्रांसपोर्टर था, वॉज इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टोमेटोज फ्रॉम रूरल फार्म टू सिटी बाय अश्विन। देखो बेटा, ये है अश्विन, ठीक है, और ये है राहुल। राहुल ये ट्रक ड्राइवर, ऐसे समझना। तो अश्विन बुलाता है राहुल को, ये अश्विन है ना, हाँ ये अश्विन है। अश्विन बुलाता है राहुल को, राहुल भाई इधर आओ। राहुल भाई आए, बोले ये जो टोमेटोज है ना, ये तुम लोग क्या करो, मेरे फार्म से सिटी में लेके जाओ। तो अश्विन ने राहुल को काम दिया कि सपोज वो मालेगांव में रहता है, और उसको कहा कि एक काम कर, तू ये पुणे में लेके जा बेचने को। और राहुल ने लिया, लॉरी सामान डाला। ड्यू टू हेवी रेन, राहुल वॉज स्टैंडेड फॉर मोर देन 2 days। बहुत जोर जोर से बारिश हो गई, घाट का एरिया था, बहुत जोर से बारिश हुई। राहुल sold the tomato below the market rate in the nearby market where he was stranded, fearing that the tomato may perish। राहुल देख रहा था कि अरे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत जोरों से बारिश गिर रही है। और अश्विन ने तो बोला यार मार्केट में जाओ, बेचारे अश्विन का नुकसान हो जाएगा। ऐसे तो 10 रुपए में टोमेटो बेच देगा, 10 रुपए किलो से, मैं नियर मार्केट में 6 रुपए से बेच देता हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने बेचे नहीं तो ये सब्जी है, पेरिशेबल है, खराब हो जाएगी, ना घर का ना घाट का, पूरा 10 रुपए का 10 नुकसान से बेटर है 4 का नुकसान हो, ऐसा राहुल ने सोचा। और राहुल ने क्या किया, वो बेच दिए टोमेटो नियर मार्केट में, बिलो मार्केट रेट से। बिलो मार्केट रेट मतलब जो भी रहेगा उससे कम प्राइस में बेच दिया। अब सवाल है, कैन अश्विन रिकवर लॉस फ्रॉम राहुल ऑन द ग्राउंड दैट राहुल हैड एक्टेड बियॉन्ड अथॉरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताइए, 3 मार्क्स का सवाल है, क्या राहुल से अश्विन लॉस रिकवर कर सकता है क्या, किसके परमिशन से बेचा, ऐसे बोल सकता है क्या। तो दोस्तों ये रहा प्रोविजन, एजेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एजेंट अथॉरिटी इन इमरजेंसी, सेक्शन 189 है बेटा, नोट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो हमको याद नहीं आ रहा था, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। क्या कहता है ये सेक्शन, एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज would be done by person of ordinary prudence। ordinary prudence मतलब एक आम जनता, एक आम इंसान जो नॉर्मल कोर्स में लॉस से बचाने के लिए कुछ काम कर सकता है, वो एजेंट को अथॉरिटी है कि अगर वो अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना चाहता है लॉस से, तो वो इन हिज ओन केस अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, ऐसी सारी बातें थी, तो एजेंट अपने बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। इन द इंस्टेंस केस, देखो प्रोविजन हो गया बेटा, सेक्शन 189 का प्रोविजन है, इमरजेंसी में क्या कर सकता है एजेंट करके। In the instance case, Rahul, agent, was handling perishable goods like tomato and can decide the time, date and place of sale, not necessarily as per instruction of the Ashwin, the principal, जो अश्विन प्रिंसिपल था, with the intention of protecting अश्विन from losses। तो भाई ये वो बता नहीं पाएगा कितने बेचू, क्या बेचू, क्या, तो अभी तो सिचुएशन ऐसी थी, 2 दिन से बारिश गिर रहा, रास्ते में खड़ा है, और 2 दिन गिरेगी, 3 दिन गिरेगी, पता नहीं, खराब हो जाए तो बेच दिया। तो यहाँ पे हियर राहुल एक्ट एज एन इमरजेंसी as man of ordinary prudence, underline कीजिए बेटा, man of ordinary prudence, so अश्विन will not success against the recovering of loss। तो अश्विन ऐसा कुछ भी पैसा रिकवर कर सकता नहीं है करके, ऐसे कुछ भी चलेगा नहीं, तो अश्विन पैसा मांगेगा नहीं और राहुल को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने क्या किया बेटा, मैन इन ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जब इमरजेंसी के केस में जो करना चाहिए वही किया, अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए। दैट्स ऑल, खत्म हो गया ये वाला सवाल। देन एवरीबॉडी कॉन्फिडेंस आ रहा है, और ऐसे सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हो, किधर इतना रट्टे की जरूरत पड़ी, तुम 200 के 200 पेजेस थोड़ी ना रट सकते यार।
थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली पढ़ो और वो भी काम में आ जाएगा। ये एमटीपी देख के आपको समझ में आ रहा है कि आप 200 पेजेस का लॉ एक तरफ रखिए कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ, इसमें कहाँ पे मतलब अगर आप समझ गए हो तो भी तो पास हो रहे हो। यस और नो, यस सर करके, और केस स्टडी तो पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन 5C में क्वेश्चन आया बेटा 6 मार्क्स का, कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन 5 सर्कमस्टेंसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। ऐसे 5 बताइए केसेस कि जहां पे दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आईएमपी कीजिए इस क्वेश्चन को। पहला तो है नोवेशन। अब ये पांचों केसेस बताता हूं बेटा और मतलब भी बताता हूं। नोवेशन, वेयर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड, इट कॉल्ड नोवेशन। पहले आईएमपी कीजिए नोवेशन का मतलब। जब मेरे और आप में कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको लॉ पढ़ाने वाला, फिर मैंने कहा नहीं यार लॉ का फीस दिया है, लॉ नहीं पढ़ा था, मैं अकाउंट पढ़ा देता हूं। तो हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को साइड में रिप्लेस किया नए कॉन्ट्रैक्ट से। देखो, वेयर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड, उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं बेटा? नोवेशन। क्या कहते हैं? नोवेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस may be substituted by new contract either between same parties or between different parties, the consideration mutually being discharge of old contract। देखो, पार्टी सेम भी हो सकती है, पार्टी सेम भी हो सकती है और पार्टी डिफरेंट भी हो सकती है। आपने किसी अपने स्टूडेंट को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया और मैंने उसको पढ़ा दिया, आपको नहीं तो, लेकिन फीस रिफंड नहीं किया तो भी चलेगा। नोवेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस ओनली बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ऑन नोवेशन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इट्स डिस्चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली इट नीड नॉट परफॉर्म, दैट्स ऑल। तो आपको वही पूछा गया था कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताइए जहां पे दोनों ही पार्टी को कोई भी अपना अपना परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। और पहला पॉइंट क्या था बेटा? नोवेशन। क्या आपको नोवेशन समझा? यस और नो बताइए जरा, हाँ या ना करके, क्विकली। है ना? अब तक ये तो मॉड्यूल में, अब ये और मॉड्यूल में जाके ढूंढ के डन कर दीजिए भाई। ये समझ गया अभी नोवेशन मतलब क्या? सब्स्टिट्यूट किया पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट से। सेम पार्टी रहा तो भी चलेगा, अलग पार्टी रहा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं करके। ठीक है, आगे दूसरा है रिसेशन। मतलब क्या सर? अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रिसेशन, मतलब कैंसिल ही कर दिया। When the parties to contract agree to cancel, rescind the contract need not be performed, section 62। अगर पहला तो नोवेशन है, नोवेशन समझा? यस। दूसरा है कैंसलेशन, हम ही बोल रहे हैं कि अभी तू तेरा काम मत कर, मैं मेरा काम नहीं करता, खत्म, कैंसिल कर दिया। तीसरा है अल्टरेशन, समझिए, वेयर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू अल्टर इट, the original contract is cancelled with the result that it need not be performed। In other words, a contract also discharged by alteration, section 62। वही बात कर रहे हैं कि अगर देखो कौन से केसेस में डिस्चार्ज हो जाएगा भाई, दोनों पार्टी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो पहला था नोवेशन, दूसरा था रिसेशन, तीसरा हमने पढ़ा अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब कुछ बदलाव कर दिया, है ना, टर्म बदल दिया। तो भाई एक टर्म बदलाव, नया कॉन्ट्रैक्ट को पुराना कैंसिल कर दिया। चौथा है रिमिशन, समझिएगा, ये पांचों वर्ड में आपको करा के दूंगा बेटा। Every promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him, or may extend the time for such a performance, or may accept instead of any satisfying with his thing fit। In other words, a contract discharged by remission। remission remit किया मतलब बोला यार ठीक है, 5,000 ब्रिक्स अभी दिए, 5,000 कल देगा तो दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को मुक्त करता हूं, ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता। मेरे को लगता है ना मेरा कंडीशन है, तो प्रोमिसी के कहने पे प्रोमिसी क्या कर सकते हैं? डिस्पेंस विथ और रेमिट होलली और पार्ट। वो अगर चाहे तो सामने वाले को मुक्त कर सकती है। भाई अपने कर्जे से तूने मुझे 10,000 लिए थे, 8,000 दिया, मैं कह रहा हूं मैं प्रोमिस यू 8,000 दिया, भाई ठीक है 2,000 तू मत दे, माफ कर दिए मैंने 2,000। तो ये क्या हो गया? रेमिशन। क्या हो गया बेटा? रेमिशन, जिसमें मैंने छोड़ दिया, प्रॉमिस ने छोड़ दिया, भाई मत दे अब पैसा। ठीक है, वो फुल्ली भी छोड़ सकते हैं, 1,000 छोड़ दिया, 1,000 बाकी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कितने केसेस हुए बेटा? 4। पहले बताइए, आपको क्वेश्चन समझना सीधा लर्न हो जाएगा। एक्सप्लेन 5 सर्कमस्टेंसेस पूछा था, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, दोनों के कंसेंट के साथ। पहला था नोवेशन, दूसरा रिसेशन, तीसरा अल्टरेशन, चौथा रिमिशन, पांचवा रिस्काइंड कैंसल वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल तुमको पता ही है ना, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली बात है। व्हेन पर्सन हुज ऑप्शन whose option a contract is voidable, cancel it, and other party thereto need not perform any promise therein contain where which he is the promiser। ठीक है बात, अगर voidable contract तो उसमें उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है सामने वाला अपने म्यूचुअल अग्रीमेंट्स है, और किसी को कोई परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। नेग्लेक्ट ऑफ promisee, if any promisee neglect or refuse to afford the promiser
reasonable facility for performance of his promise, the promiser is excused by neglect or refusal or any non-performance caused thereby. अगर प्रोमिस की गलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोमिसर प्रॉमिस से एक अंडरस्टैंडिंग से छोड़ देंगे करके। एनीवेज, अब यहाँ पे तीन बातें, चार बातें तो याद रखो यार। नोवेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, रिसेशन बताया, अल्टरेशन बताया, रिमिशन अपने हिसाब से छोड़ा, और ये कैंसिल वॉइडेबल, इतना 5 लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है भाई और बहनों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन 6B, जो 6 मार्क्स का सवाल था बेलमेंट से रिलेटेड। स्टेट द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बताया है, पूछा गया है कि बताओ कि कौन से इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। और इसी के साथ बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जरा यहाँ पे आइए। देखिए, ये तुमको मैंने इस तरीके से सब कुछ करके भी दिया हुआ, इतनी चीजें हमने देखते देखते कंप्लीट कर ली। इतने सारे सवाल आए थे, हमने क्वेश्चन 1 का किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, हमने क्वेश्चन 5 में का डन कर लिया, अब हम क्वेश्चन 6 पे, बेलमेंट पे। यस और नो? और आधा घंटा लग रहा है, देखो भाई इतना तो करना पड़ेगा। और एक एमटीपी, तुम लोग बोलोगे कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, भाई कब करोगे? टाइम नहीं है ना, और टाइम मिलता नहीं है ना बाद में करने को, ऐसे फटाक से निकल जाता है। चलो, बेलमेंट के छोटे छोटे पॉइंट्स है, पढ़ेंगे क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है बेलमेंट के, पढ़ेंगे भाई, चलो समझेंगे। Section 148 of the Indian Contract Act 1872 define the term bailment. Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, return or otherwise dispose of according to direction of the person delivering them. Bailment मतलब ऐसी बात जब एक व्यक्ति, देखो, bailment मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, इतना तो लिखते आएगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स वन पर्सन टू अनदर, लेकिन किसके साथ? विद सम पर्पस, कुछ तो पर्पस के साथ एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गुड्स डिलीवर किया अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दे शाल, और ये कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई अगर तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो मुझे रिटर्न कर देना, नहीं तो जैसे मैं कहूं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसे डिस्पोज कर देना। द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर, पहला, डिलीवरी ऑफ गुड्स। द इसेंस ऑफ बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, तो पहला कंडीशन है डिलीवरी होना चाहिए गुड्स का। ओके, दूसरा, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इन बेलमेंट द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड गुड्स शैल बी रिटर्न टू द बेलर। तो चलो लर्न कर लो मेरे साथ, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है। पहला तो डिलीवरी होना चाहिए, दूसरा बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो गुड्स को रिटर्न कर दीजिएगा उस बेलर को करके। तीसरा, रिटर्न ऑफ गुड्स इन स्पेसिफिक, the goods are delivered for some purpose and it is agreed that specific goods shall be returned, जो दिया था वही हमको वापस होना चाहिए। ownership of goods, in bailment it is only possession of goods that which are transferred and bailor continue to be the owner of goods। तो मैंने मेरी कार दी सिर्फ, है ना, कार दिया, उसको ओनरशिप नहीं दिया। 10 दिन के लिए भाई तू कार यूज करना है कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 10 दिन हो जाए तो मुझे मेरा कार वापस दे देना। तो इसमें सिर्फ क्या पास होता है? पोजीशन पास होता है, ओनरशिप पास होता नहीं। एंड प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, और बेलमेंट इज ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, नेवर इमूवेबल गुड्स और मनी। तो ये चीज याद रखना, बेलमेंट में ना तो इमूवेबल गुड्स आएंगे, मेरा घर रख के जाता हूं ऐसा नहीं होगा। मूवेबल मतलब गाड़ी, कार एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, बेलमेंट में जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होना चाहिए। इमूवेबल गुड्स और मनी ये बेलमेंट में आएगा नहीं करके। दैट्स ऑल, तुम्हारा एमटीपी 1 हो चुका है। और इसी के साथ आपका अनुभव बताइए आपको कैसा लगा करके। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी डन करना सीख लिया। आधा घंटा मुझे एक्सप्लेन करके सब खत्म हो गया, और ये क्वेश्चन है खत्म। अगर ये तुम्हारा मेन पेपर होता तो इतना ही था, क्यों डर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट से डरो मत, लड़ो बेटा। अब लड़ने का टाइम है, डरने का नहीं। चलो यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।